हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल डिसेंट गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी फिर से एक बार ग्रामीण परिवेश की क्लास शुरू होने वाली है। तो ग्रामीण परिवेश की क्लास में आज हम लोग शुरुआत करेंगे कृषि से। क्या आज हम कृषि के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कृषि के टॉपिक को हम आज बहुत ही अच्छे से जानने की समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रामीण परिवेश में हमारी कई क्लास हो चुकी थी, तो उनको आज से फिर से हम दोबारा रेगुलर चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम आज किसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृषि होता क्या, कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम कह सकते हैं कृषि के अंतर्गत उत्पादन, किसका उत्पादन? कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन संबंधित गतिविधियां आती हैं। कृषि के अंतर्गत क्या आता है? फसल उत्पादन, फसल उत्पादन एवं कृषि के अंतर्गत क्या आता है? फसल उत्पादन एवं पशुपालन, पशुपालन संबंधित, फसल उत्पादन एवं पशुपालन संबंधित गतिविधियां। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन संबंधित गतिविधियां आती हैं। तो और हम कह सकते हैं जो कृषि होता है ना, कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। क्या है? कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। ये क्षेत्र 3 क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो हम आज क्या जानना है? आज हमको कृषि को प्राथमिक क्षेत्र का गतिविधि मानते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि किसके अंतर्गत आता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन संबंधित गतिविधियां आती है। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन संबंधित गतिविधियां आती हैं। तो हम इसके बाद हम कह सकते हैं क्या कि पशुपालन एवं फसल उत्पादन संबंधित आती हैं। तो कृषि के बाद हम इसमें के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत एक होता है शस्य विज्ञान। क्या? कृषि के अंतर्गत होता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को भी जानने की कोशिश करते हैं। सस्य विज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं, जिसको क्या एग्रोनॉमी कहते हैं। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान, इसको हम लोग एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। सस्य विज्ञान को एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं भूमि या मृदा, क्या? फसल उत्पादन एवं भूमि या मृदा प्रबंधन का कार्य होता है, संबंधित गतिविधियां आती हैं। सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसल उत्पादन, शस्य विज्ञान के अंतर्गत हम किसके बारे में बात करते हैं? शस्य विज्ञान के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं भूमि या मृदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, या मृदा प्रबंधन के बारे में जानते हैं। फसल उत्पादन, फसल उत्पादन एवं मृदा या भूमि प्रबंधन। शस्य विज्ञान के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन, मृदा प्रबंधन
के बारे में जानते हैं। मृदा प्रबंधन के बारे में व्यवस्थित ज्ञान को सस्य विज्ञान कहा जाता है। फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सस्य विज्ञान कहते हैं। तो सस्य विज्ञान के बारे में, सस्य विज्ञान के जो फादर थे या सस्य विज्ञान के जनक थे, इनको क्या, सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिकिस, सस्य विज्ञान के जनक थे सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिकेंसी, पीटर डिकेसेंजी, पीटर डिकेसेंजी, क्या नाम था इनका, पीटर डिकेसेंजी। सस्य विज्ञान के जनक कौन था, पीटर डिकेसेंजी जनक। इनको क्या हम कह सकते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। कौन थे ये, पीटर डिकेसेंजी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसमें सस्य विज्ञान को फसल उत्पादन या मृदा प्रबंधन के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सस्य विज्ञान कहते हैं। और सस्य विज्ञान के फादर पीटर डिकेसेंजी या फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको, पीटर डिकेसेंजी को कहते हैं। सस्य विज्ञान का जनक पीटर डिकेसेंजी को कहते हैं। तो अब हम इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि फसल उत्पादन। तो सबसे पहले फसल उत्पादन के इससे पहले हम क्या, फसल के बारे में जानेंगे कि आखिर फसल होता क्या है। क्या फसल उत्पादन की बात कही गई है, तो इसमें हम सब लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि फसल होता क्या है। क्या फसल होता क्या है, हम कह सकते हैं कि किसानों द्वारा, क्या, किसानों द्वारा किसी एक निश्चित भूमि पर बहुत सारे, या किसी एक निश्चित भूमि पर एक प्रकार के बहुत सारे पौधों का उत्पादन या पौधों को उगाया जाए, उसको हम फसल कहते हैं। क्या, उसको हम फसल कहते हैं। कह सकते हैं किसानों द्वारा या किसान द्वारा किसी भूमि पर, किसान द्वारा किसी भूमि पर एक प्रकार के, भूमि पर एक प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाना, बहुत सारे पौधे उगाना फसल कहलाता है। बहुत सारे पौधे उगाना फसल कहलाती है, फसल कहलाती है। किसान द्वारा किसी भूमि पर एक प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाना, एक प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाना क्या, फसल कहलाती है। हम फसल किसको कहते हैं, किसी भी एक खेत में जब बहुत सारे पौधे, क्योंकि अगर किसी खेत में हमने अगर एक दो पौधे कोई हमने उगा दिए हैं, तो क्या हम इन एक दो पौधों को फसल कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो अगर हम किसी खेत में बहुत सारे, किसी एक प्रकार के बहुत सारे पौधे उगा देंगे, तो इसको हम क्या, इसको हम फसल कहेंगे। अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगाएंगे, अगर मैंने कोई एक अलग अलग तरीके पौधे उगाए हैं, तो इसको हम फसल नहीं कहेंगे। अगर वो पौधे एक ही प्रकार के और बहुत सारे पौधे होंगे, तो उन पौधों को हम क्या, फसल कहेंगे। तो अब हम फसल को समझ गए हैं। अब हम फसलों का वर्गीकरण, किसके, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जानने की कोशिश करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे। फसल का
वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? फसल का वर्गीकरण हम यहाँ पे करेंगे ऋतु के आधार पर। किसके? ऋतु के आधार पर। फसल का वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? फसल का वर्गीकरण हम ऋतु के आधार पर करेंगे। तो फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया गया। कौन कौन सी हैं वो 3 प्रकार? तो इसमें हम कह सकते हैं ऋतुओं के आधार पर खरीफ। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? खरीफ की ऋतु है, खरीफ की फसलें हैं, और रबी की फसलें एवं जायद की फसलें। कौन कौन से इसके? खरीफ, ऋतुओं के आधार पर खरीफ, जायद, रबी। फसलों के ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, खरीफ, जायद और रबी की फसल के रूप में। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे किसके? खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे कि इस फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। इस खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से अनाज आते हैं या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत, और इसको कितने टेम्परेचर या कितना वर्षा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम किसके? सबसे पहले हम खरीफ के बारे में बात करेंगे। किसकी? खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे। ऋतुओं के आधार के बाद में खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें में हम कह सकते हैं, तो खरीफ की फसलों की बुवाई, इसकी बुवाई कब होती है? खरीफ की फसलों की बुवाई हम सबसे पहले खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल होती है। किसकी? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल होती है। वर्षा ऋतु की फसल होती है। वर्षा ऋतु की फसल होती है। और खरीफ की फसल की बुवाई, खरीफ की फसल की बुवाई खरीफ की फसल की बुवाई जून जुलाई में बुवाई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। इसकी बुवाई कब की जाती है? खरीफ की फसल की बुवाई जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। सितंबर अक्टूबर, बुवाई जून जुलाई में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रमुख फसलें हैं, खरीफ के अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलों में प्रमुख कौन कौन सी फसलें हैं? प्रमुख फसलें खरीफ की फसलों में प्रमुख फसलों में हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या हम कहेंगे? धान, और धान के बाद में ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, उड़द, कपास, सनई, ढैंचा, मूंगफली, कपास,
सनई, कपास, सनई, ढैंचा, कपास, सनई, ढैंचा, मूंगफली, कपास, सनई, ढैंचा, मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार, जूट, सोयाबीन, ग्वार, जूट, लोबिया, सूरजमुखी, जूट, लोबिया, सूरजमुखी, लोबिया, सूरजमुखी, तिल आदि। तो सबसे पहले खरीफ की फसल कौन सी? वर्षा ऋतु की फसल होती है और इसकी बुआई जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। कटाई सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। और इन खरीफ की फसल की जो प्रमुख फसलें हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, कपास, सनई, ढैंचा, मूंगफली, सोयाबीन, ग्वार, जूट, तिल, राम तिल, सूरजमुखी, ये सभी इसकी प्रमुख फसलें होती हैं। अभी मैंने क्या खरीफ की फसलें देखी। अब खरीफ की फसलों के बाद में हम बात करते हैं किसकी? खरीफ की फसलों के बाद में हम बात करेंगे रबी की फसल की। रबी की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल के बाद में किसकी बात करेंगे? खरीफ की फसल के बाद में रबी की फसल। और रबी की फसल की बुआई और कटाई कब होती है? रबी की फसल को हम कह सकते हैं ग्रीष्मकाल की, रबी की फसल को हम कह सकते हैं किसकी? शीत ऋतु की शुरुआत में इसकी बुआई की जाती है। रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु की शुरुआत में या फिर तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और इसकी कटाई की जाती है अप्रैल और मई में। अप्रैल मई में इसकी रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई अप्रैल और मई में इसकी कटाई की जाती है। और रबी की फसल की जो प्रमुख फसलें हैं वो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसलों की प्रमुख जो फसलें हैं उसको हम कह सकते हैं सरसों होती है, गेहूं होता है, सरसों, गेहूं, जौ, मटर, कुसुम, बरसीम, बरसीम और चना, मसूर, धनिया, क्या होता है? धनिया, जीरा, तंबाकू, ये सभी किसकी? रबी की फसलों की प्रमुख फसल है। कौन कौन सी हो गई? तंबाकू, जीरा, धनिया, मसूर, मटर, कुसुम, बरसीम, चना, सरसों, गेहूं, जौ और क्या इसके साथ साथ मेथी भी किसकी? रबी की फसल की एक फसल है। रबी की फसल में मेथी को भी बोया
जाता है। तो रबी की फसल के बाद में हम क्या बात करेंगे, रबी की फसल की बाद में हम जायद की फसलों के बारे में जानें कि जायद की फसलों की बुआई कब होती है और इनकी कटाई कब होती है और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जायद की फसल की बुआई मार्च में की जाती है और इसकी कटाई कब की जाती है, कटाई इसकी जून में की जाती है। जायद की फसल की बुआई मार्च में की जाती है और इसकी कटाई कब, कटाई इसकी जून में की जाती है। इसमें सब्जियां और फल और चारे वाली फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें उगाएं रबी की फसल में, जायद की फसल में, जायद की फसल की बुआई की जाती है मार्च में और इसकी कटाई की जाती है जून में। और जायद की फसलों में कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं, फल उगाए जाते हैं और पशु के जो चारे के लिए जो फसलें होती हैं वो फसलों को भी इसी फसल में, कौन सी फसल में, जायद की फसल में उगाई जाती हैं। तो जायद की फसल में इसकी बुआई होती है मार्च में और कटाई होती है कब, कटाई होती है इसकी जून में। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हमने बताई हैं, सब्जियां, फल और पशु के जो चारे के लिए उपयोगी होते हैं वो सब उगाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा करेला हो गया, करेला सब्जी हो गई, करेला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, खीरा, ककड़ी, बैगन, कद्दू आदि। बैगन, कद्दू आदि। तो जायद की फसलों में कौन कौन सी सब्जियां, फल और पशु के चारे के लिए जो भी होता है वो जायद की फसलों में उगाया जाता है और इसकी बुआई मार्च में होती है और इसकी कटाई के लिए हम जून में कटाई की जाती है। और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं करेला, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, बैगन, तोरई, कद्दू, ये सभी जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो अब जायद की फसलें हमने क्या, फसलों का वर्गीकरण हमने ऋतु के आधार पर हमने देख लिया है। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कौन सी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे किसके उपयोग के आधार पर, फसलों का वर्गीकरण किसके उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे। फसलों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। फसलों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उपयोग के आधार पर हम कह सकते हैं खाद्यान्न, उपयोग के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया गया। इसमें खाद्यान्न के आधार पर, खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी एवं व्यापारिक फसलों के आधार पर। दलहनी फसलों के आधार, उपयोग के आधार पर दलहनी फसल, खाद्यान्न फसल, दलहनी फसल, तिलहनी फसल और व्यापारिक फसलों के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें जो खाद्यान्न वाली फसल है, खाद्यान्न वाली फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं आता है, खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं आता है, चावल आता है
और जौ आता है। गेहूं, चावल और जौ खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं को रखा गया है, चावल को और जौ को। दलहनी के अंतर्गत अरहर, उड़द, मूंग और इसके बाद में क्या, मसूर। मूंग, मसूर और तिलहनी के आधार पर हम कह सकते हैं सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गई। कौन कौन सी? सरसों, सूरजमुखी, सरसों, सूरजमुखी और क्या, सोयाबीन। सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन। अब हम बात करेंगे व्यापारिक फसलों। तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत चाय की हो गई, क्या क्या, चाय हो गई, गन्ना, कॉफ़ी, रबर। व्यापारिक फसल चाय, गन्ना, कॉफ़ी एवं रबर। चाय, गन्ना, कॉफ़ी एवं रबर। तो इन्होंने फसलों का वर्गीकरण किसके, ऋतुओं के आधार पर हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर के अंतर्गत खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी और व्यापारिक के रूप में इन्होंने फसलों का वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले खाद्यान्न के अंतर्गत किस किस को, गेहूं को, चावल को और जौ को रखा गया है। दलहनी के आधार पर जो भी दालें होती हैं, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। तिलहनी के आधार पर सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन। अब जो व्यापारिक फसलें होती हैं, तो व्यापारिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, चाय आती है, गन्ना आता है, कॉफ़ी और रबर आता है। तो अब इसके बाद में क्या, दलहनी खाद्यान्न को देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें, मीन्स विश्व में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत विश्व में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन के विश्व में खाद्यान्न उत्पादन विश्व में खाद्यान्न उत्पादन विश्व में खाद्यान्न उत्पादन। तो विश्व में खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए में किया जाता है। विश्व में खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन पहला स्थान किसको प्राप्त है। पहला स्थान यूएसए को प्राप्त है, पहला स्थान। और दूसरा स्थान चीन को प्राप्त है और तीसरा स्थान हमारे भारत को प्राप्त है। तो पहला स्थान किसको प्राप्त है। खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है। यूएसए में किया जाता है। हम कह सकते हैं कि यूएसए को पहला स्थान प्राप्त है और फिर इसके बाद में चीन को दूसरा स्थान प्राप्त है और भारत खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में कौन से स्थान पर है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा, खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा स्थान भारत को प्राप्त है। अब हम बात करेंगे खाद्यान्न के अंतर्गत क्या क्या था। गेहूं था, जौ था और चावल। तो खाद्यान्न की बात कर रहे हैं तो खाद्यान्न में सबसे पहले हम गेहूं को लेते हैं, गेहूं के बारे में और हम अच्छे से जानते हैं।
हमने क्या जाना, विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यूएसए में होता है, दूसरे नंबर पे चीन में होता है और तीसरे नंबर पर हमारे भारत में होता है। तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो अब हम खाद्यान्न के अंतर्गत क्या आता, गेहूं, जौ और क्या था, चावल। तो अब हम बात करेंगे गेहूं की, किसकी, गेहूं की, व्हीट की बात करेंगे अब हम, व्हीट की। ठीक है, तो गेहूं की जो विशेषताएं हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। गेहूं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विशेषताएं। तो गेहूं का कुल क्या है, गेहूं का कुल, गेहूं का कुल कौन सा है, गेहूं का कुल ग्रैमीनी कुल से गेहूं आता है, ग्रैमीनी कुल के अंतर्गत गेहूं आता है। ग्रैमीनी गेहूं कौन से कुल का होता है, गेहूं ग्रैमीनी कुल का होता है। और जो जलवायु गेहूं के लिए आवश्यक जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और तापमान कितना, तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, गेहूं के लिए आवश्यक तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और बारिश, वर्षा गेहूं के लिए औसतन 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो अब हम गेहूं के कुल की बात, कुल कौन सा, गेहूं ग्रैमीनी कुल का गेहूं होता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तापमान इसको चाहिए होता है 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक, तापमान कितना, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको वर्षा की आवश्यकता होती है 80 सेंटीमीटर, औसतन ऑन एन एवरेज 80 सेंटीमीटर, औसतन 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, किसको, गेहूं को। ठीक है, ये हो गई विशेषता। इसका कुल ग्रैमीनी उष्णकटिबंधीय और 10 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए होता है। और इसकी वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब गेहूं में हम पोषकता की बात करेंगे, किसकी, पोषकता की बात करेंगे, किसमें, गेहूं में, पोषकता। तो गेहूं में सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट गेहूं में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट 70% होता है। कितने, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट 70% होता है, जिसमें से 12% प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 12% होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% होती है, 70% होती है, जिसमें खनिज लवण 2.7% होते हैं। खनिज कितने होते हैं, खनिज जिसमें 2.7 होते हैं। खनिज के बाद में हम बात करें फाइबर की, गेहूं में फाइबर 2% होता है। कितना, गेहूं में फाइबर 2% होता है, गेहूं में फाइबर 2% होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट 70% होता है, प्रोटीन 12% होती है, खनिज 2.7% होता है, जिसमें फाइबर इसमें होता है कितना, 2% इसमें गेहूं में फाइबर पाया जाता है। और गेहूं में हम बात करें आर्द्रता की, आर्द्रता कितनी होती है, आर्द्रता 12%, गेहूं में आर्द्रता 12% होती है। गेहूं में आर्द्रता होती है 12%। और गेहूं में विटामिन कौन कौन से होते हैं, गेहूं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, गेहूं में B1, B2 और B6। गेहूं में विटामिन कौन कौन से होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है और
कौन सा? ई, विटामिन ई। विटामिन कौन सा? B1, B2, B6 और विटामिन ई गेहूं में पाया जाता है। और गेहूं में एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है, वो विशेष प्रोटीन को क्या कहते हैं? उस विशेष प्रोटीन को ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है। विशेष प्रोटीन कौन सा पाया जाता है गेहूं में? गेहूं में विशेष प्रोटीन गेहूं में विशेष प्रोटीन ग्लूटीन पाया जाता है। क्या? ग्लूटीन। गेहूं में विशेष प्रोटीन ग्लूटीन। गेहूं में विशेष प्रोटीन ग्लूटीन विशेष प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है। तो हमने क्या जाना है? गेहूं के कुल को जाना है। ग्रैमीनी कुल से संबंधित गेहूं होता है और इसके लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वर्षा 80 सेंटीमीटर, औसतन 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं को। जिसमें पोषकता की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन 12% होता है, खनिज 2.7% और फाइबर 2% और आर्द्रता जिसमें होती है 12%। और अगर हम बात करें तो विटामिन की, तो B1, B2, B6 और विटामिन ई गेहूं में पाया जाता है। और इसी में एक विशेष प्रोटीन होता है गेहूं में। क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं में वो कौन सा विशेष प्रोटीन पाया जाता है, तो वो विशेष प्रोटीन कौन सा है? वो विशेष प्रोटीन ग्लूटीन है जो गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद में, हाँ, और गेहूं को क्या? गेहूं को भरण पोषण की प्रमुख फसल भी कहते हैं। गेहूं को क्या? भरण पोषण की प्रमुख फसल। भरण पोषण की प्रमुख फसल। भरण पोषण की प्रमुख फसल। प्रमुख फसल। गेहूं क्या है? भरण पोषण की प्रमुख फसल है। अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे गेहूं के जो वैरायटीज होती हैं, तो उन वैरायटी की हम बात करेंगे। गेहूं की जो भिन्न भिन्न वैरायटी होती हैं, उन वैरायटी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसके बाद में क्या? गेहूं के बारे में और जानते हैं। इसको मिटाते हैं। गेहूं क्रांति क्या है? गेहूं क्रांति के जनक। क्वेश्चन आएगा, गेहूं क्रांति के जनक कौन हैं? गेहूं क्रांति के जनक। अरे गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर दिलबाग सिंह। कौन है गेहूं क्रांति के जनक? डॉक्टर दिलबाग सिंह। डॉक्टर दिलबाग सिंह अठवाल। गेहूं क्रांति के जनक डॉक्टर दिलबाग सिंह अठवाल। गेहूं क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर दिलबाग सिंह अठवाल। और हाँ, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव किस पर? गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर? गेहूं पर पड़ा था। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। क्योंकि हरित क्रांति में गेहूं में हाइब्रिड
जो गेहूं की प्रजाति कौन सी, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया था। कैसे, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया था। और केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था। रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, और मशीनरी यंत्रों का प्रयोग किया गया था, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई थी। और एक प्रमुख बात जो इसके हाइब्रिड सीड थे, तो हाइब्रिड बीजों से क्या होता था, जो गेहूं के पौधे होते थे, बौने पौधे रहते थे, जिससे गेहूं की उत्पादकता बढ़ती थी। क्या, गेहूं के बौने पौधे होते थे, जिससे जो पोषकता होती थी वो पौधे को बढ़ने में नहीं व्यय होती थी, या पौधे को बढ़ने में पोषकता खत्म ना होकर वो गेहूं के उत्पादन में पोषकता का उपयोग किया जाता था, या पोषकता का उपयोग होता था। बौने पौधे, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया था, और रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था, मशीनरी यंत्रों का प्रयोग किया गया। और इसमें जो हाइब्रिड सीड थे वो कैसे, बौने पौधे होते थे, हाइब्रिड बीजों से बौने पौधों का उत्पादन या विकास होता था, जिससे गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि हरित क्रांति के समय जो हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के समय मैक्सिको से गेहूं की जो दो निम्न प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को हम मैक्सिको से भारत लाई गई थी, जिनको पंजाब में उगाया गया था। वो कौन कौन सी दो प्रजातियां हैं? हरित क्रांति के समय मैक्सिको से, कहाँ से, मैक्सिको से गेहूं की दो प्रजातियां मंगाई गई थी के समय मैक्सिको से गेहूं की प्रजातियां, मैक्सिको से गेहूं की प्रजातियां मंगाई गई, और जिन्हें कहाँ पे उगाया गया था, जिन्हें पंजाब में उगाया गया था, जिन्हें कहाँ पे, पंजाब में उगाया गया था। मैक्सिको से दो प्रजातियां मंगाई गई थी, जिनको पंजाब में उगाया गया था। वो दो कौन कौन सी प्रजातियां थीं? वो दो सोनारा 64, कौन कौन सी प्रजातियां थीं? दो प्रजातियां वो थीं, सोनारा 64, सोनारा 24 थी, और दूसरी प्रजाति थी लरमा, लरमा रोजो 64। लरमा रोजो, पहली कौन सी, सोनारा 64, और दूसरी लरमा रोजो 64। और सोनारा 64 को आम बोलचाल की भाषा में सरबती सोनारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको आम बोलचाल की भाषा में सरबती सोनारा के नाम से भी जाना जाता था। सोनारा 64 को सरबती सोनारा के नाम से जाना जाता था। और जो
जो लर्मा रोजो है, लर्मा रोजो को पूसा लर्मा के नाम से जाना जाता है, पूसा लर्मा के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सिको से हरित क्रांति के समय मैक्सिको से वो कौन कौन सी प्रजातियां मंगाई गई थी? सोनारा 64 जिसको सरवती सोनारा, और लर्मा रोजो 64 जिसको जिसको पूसा लर्मा के नाम से जाना जाता है। पूसा लर्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसकी ही कई और अन्य बहुत सारी वैरायटियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन कौन सी वैरायटियां हैं? गेहूं की अन्य किस्में और गेहूं की अन्य किस्में वो कौन कौन सी अन्य किस्में हैं? सोनालिका, अर्जुन, भवानी, चंद्रिका। कौन कौन सी हैं? सोनालिका, अर्जुन, भवानी, चंद्रिका। सोनालिका, अर्जुन, भवानी, चंद्रिका, कुंदन। सोनालिका, अर्जुन, भवानी, चंद्रिका, कुंदन, अमन, कुंदन, अमर, देशरत्न, कंचन प्रभावी, देशरत्न, कंचन प्रभावी, देशरत्न, कंचन प्रभावी, देशरत्न, कंचन प्रभावी, मैक्रोनी, देशरत्न, कंचन प्रभावी, मैक्रोनी, पूसा मालवी, पूसा किरण, पूसा मालवी, पूसा किरण आदि, पूसा किरण आदि। इसी तरह की बहुत कई सारी किस्में हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी जो गेहूं की जो अन्य किस्में हैं, किस्मों के बारे में हम जान गए। अब हम बात करेंगे गेहूं में जो रोग होते हैं और जो गेहूं में जो खरपतवार होता है और जो रोगनाशी दवाएं होती हैं, खरपतवार नाशी होती है, वीडीसाइड होता है। तो इन सभी के बारे में कल हम बात करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।